आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओ, जीवन वो पाठ्यक्रम है जिसमें हम हर लम्हा परीक्षा देते रहते हैं। ये पाठ्यक्रम हमें बहुत से सबक सिखाता है। हम अपनी समझदारी की बदौलत दर्जा दर दर्जा आगे बढ़ते जाते हैं। अव्वल आने के लिए बेहद सतर्क रहना होता है हमें। ये सारी बातें आज के दौर पर कितनी सटीक बैठती हैं ना? जी हाँ, जिंदगी की कठिन परीक्षा का दौर है ये। हमें हर घड़ी मेहनत करनी होगी, बेहद कड़ी मेहनत करनी होगी, अनवरत सावधानियां बरतनी होंगी। कहीं से भी कोई लापरवाही हमारा नुकसान कर सकती है। तो हौसला बनाए रखिए, अपना भी और अपने साथ रहने वालों का भी। जहर सी घुल मुझ में मैं शहद बना पी लूंगी, जहर सी घुल मुझ में मैं शहद बना पी लूंगी, मौत सी मिल मुझसे मैं जिंदगी बनाकर जी लूंगी। जज्बा ऐसा होना चाहिए। हाँ, जज्बा ऐसा ही होना चाहिए कि आप तस्वीर बदल सकें, इतिहास बदल सकें, मिसाल बन सकें लोगों के लिए। ऐसे लोगों के बारे में हम आपको अक्सर बताते रहते हैं अपने इस कार्यक्रम में, बस इसीलिए कि हौसले को हौसलों का सहारा मिल जाए। आज के कार्यक्रम में भी ऐसी ही एक कहानी है। हम आपको बताएं कि किसी समय दुर्दांत डाकुओं के लिए पहचाना जाने वाला चंबल का ये क्षेत्र आज शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है। चंबल क्षेत्र के शहद ने अपने विशेष स्वाद की वजह से पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अभी सिर्फ 20 साल पुराना है और इतने कम समय में ही इतनी ख्याति हासिल कर लेना इस क्षेत्र के बी कीपर्स की मेहनत का परिणाम है। इस क्षेत्र में किस प्रकार मधुमक्खी पालन और शहद का उत्पादन आरंभ हुआ, हम आज इसकी पूरी कहानी जानेंगे। चंबल क्षेत्र में मीठी क्रांति के जनक माने जाते हैं श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव। हमने इनसे बात की, आइए ये बातचीत आपको भी सुनवाते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। प्रफुल्ल जी, आपको ग्वालियर चंबल अंचल की मीठी क्रांति का जनक कहते हैं। ये मीठी क्रांति क्या है, हमारे श्रोताओं को बताइए। और ये चंबल अपने आप में एक विख्यात है कि चंबल में दुर्दांत दस्यु और बागी लोग रहते हैं। बाहर भारत में अब दूसरे जगह जाएंगे तो चंबल का नाम लेने पे लोग यही समझते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इधर की जो जमीन है वो बहुत ही कृषि के लिए उपयोगी है और यहाँ सैकड़ों साल से सरसों की खेती होती है। हर घर में आप पशुधन पाएंगी। मधुमक्खी पालन के बारे में यहाँ के लोगों को पता नहीं था। यहाँ जंगलों में और खेत में जो पेड़ खड़े होते हैं बड़े बड़े, उन पेड़ों पे तमाम तरह के मधुमक्खियों का छाता लगा रहता है और लोग उसको देखते थे और बड़ी बुरी तरीके से उसको पूरे छत्ते को काट करके शहद निकालते थे। ये तो यहाँ के लोगों को पता था कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है, कैसे इसका संरक्षण करके निकाला जाए, ये पता नहीं था। तो सन 1998-99 में हम लोगों ने प्रयास किया, सेंट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूना के साथ मिल करके इस क्षेत्र में जो जंगली मधुमक्खी का इतने छत्ते लगते हैं, यहाँ क्या मधुमक्खी पालन का काम किया जा सकता है। उन लोगों ने सर्वे किया और कहा कि हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ खेती में जो पुष्प चक्र का पूरा एक साइकिल बनाया, चक्र बनाया कि कौन से महीने में किस चीज की खेती होती है। जब ये पूरा साल भर के खेती के आंकड़े का एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 9 से 9.5 महीना तो यहाँ फ्लोरा उपलब्ध है, जो मधुमक्खियों को नेक्टर निकालने में आसानी होता है और पोलन और नेक्टर दोनों मिल सकता है 9.5 महीने तक। इसी सिलसिले में बिहार से 2 मधुमक्खी पालकों को बुलाया गया कि देखा जाए यहाँ सरसों के सीजन में। तो उन लोगों ने 98-99 में बहुत अच्छा शहद निकाला और यहाँ के किसानों को दिखाया गया कि देखिए ये कैसे शहद निकाल रहा है।
तो उस समय एक भ्रांति फैल गई पूरे एरिया में कि भैया ये तो सरसों का रस चूस लेती है। तेल ही नहीं निकलेगा सरसों में से। जी जी। हाँ, सर मधुमक्खियां तो सरसों का रस चूस लेती है हाँ। और मधुमक्खी रखेंगे तो फिर तेल कहाँ कैसे निकलेगा। जी जी जी। फिर हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र से सहयोग लिया हम्म। और CBRTI जो सेंट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूना की बात कर रहा हूँ, वो लगातार हम लोगों के साथ काम करते रहे और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाना शुरू किया कि नहीं, इससे पोलिनेशन होता है, परागीकरण होता है, जहाँ मधुमक्खी रहती है वहाँ 1100% तक फसल की उपज बढ़ जाती है। मतलब एक फूल से वो पराग लेके दूसरे फूल में डालेगी तो वहाँ पे फ्लावरिंग जो है वो फ्रूटिंग में बदलेगी। ये प्रक्रिया समझाई गई। जी हाँ, परागीकरण जो होता है, पोलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, कीट परागण 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो ये पूरा प्रक्रिया कीट परागण का है और कीट परागण में सबसे अच्छी मधुमक्खी को कीट में माना जाता है जो किसानों की दोस्त होती है। लोगों के समझ में आया धीरे धीरे, यहाँ के किसानों ने देखा कि यहाँ महात्मा गांधी सेवा आश्रम ऐसा काम कर रहा है, तो मधुमक्खी पालकों को बढ़ा रहा है। उनको लगा कि भाई ये तो अतिरिक्त कमाई किया जा सकता है खेती किसानी के अलावा। हाँ, तो उन लोगों ने कहा कि हम भी सीखेंगे। डिमांड उन लोगों की तरफ से आना शुरू हो गया। फिर यहाँ एक गेपुरा गांव है जौरा के पास में ही, यहाँ त्यागी परिवार है। वहाँ त्यागी परिवार में 3 भाई हैं। हैं तो 4 भाई, लेकिन एक भाई मधुमक्खी पालन से नहीं जुड़े हुए हैं। 3 भाइयों ने कहा कि सबसे पहले हमें सिखाइए। उन तीनों को हम लोगों ने CBRTI से जो कंसल्टेंट हमारे आते थे उनको ट्रेनिंग दिलवाया और इस क्षेत्र में उन लोगों ने शुरू किया। राम अवतार त्यागी, राजा राम त्यागी और एक और उनके भाई को एक और है। और उनको देख करके फिर एक बाढ़ सी आ गई कि हम भी ट्रेनिंग लेंगे, हम भी ट्रेनिंग लेंगे। तो 2003 तक हम लोगों ने 345 लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसमें 57 लोग काम करना शुरू कर दिए। मतलब ये 4 साल 5 साल का समय आपको लगा ये पूरी जागरूकता फैलाने में? जी हाँ, अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोग कहते हैं कि हमारे खेत में आप रखिए। अच्छा, जो बी के बॉक्सेस होते हैं वो कैसे हाँ, तैयार करवाए गए? बी बॉक्स कैसे तैयार करवाए गए? एक तो बिहार से जब हम लोगों ने बी कीपर्स को बुलाया था तो उनसे हमने बी बॉक्स ले लिया था, खाली बी बॉक्स लिया और हम लोगों ने यही लोकल में एक बढ़ई को ट्रेनिंग दिया कि आप बी बॉक्स बनाइए और बिहार के लोगों से बी हाइव लेना शुरू किया हम लोगों ने, जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं। ये जो मधुमक्खी का छत्ता, उसको फ्रेम बोलते हैं। एक बॉक्स में हम लगभग 8 फ्रेम रख सकते हैं और 8 फ्रेम में 50,000 से 70,000 की जनसंख्या उनकी होती है। पूरे 70,000 में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम केवल अंडा देना होता है। और जब मेटिंग के सीजन में मार्च अप्रैल में कुछ ड्रोन पैदा करती है मधुमक्खी, जिसको किंग राजा बोलते हैं। तो जब तक वो अंडा देने लायक रानी मधुमक्खी नहीं हो जाए तभी तक वो राजा मधुमक्खी को रखते हैं। उसके बाद उनको ड्रोन को उसके बाद जो लेबर मधुमक्खी होती है उसको मार डालती है। उसको दूसरे शब्दों में निखट्टू मधुमक्खी बोलते हैं उसको। वो कुछ काम नहीं करती है और सबसे ज्यादा शहद और पोलन खाती है वो। इस तरीके से यहाँ एक तरह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय सफल रहा और लोगों ने इसको अपनाया। जो मधुमक्खी पालक 50 बॉक्स पालता था उसको साल में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी, अतिरिक्त आमदनी हो जाती है खेती के अलावा। जी, खेती के अलावा। शुरुआत में ये बॉक्सेस और बी हाइव्स आपने बिहार से मंगवाए, लेकिन आज क्या स्थिति है? ये बी हाइव्स क्या ये अपने आप अब बनने लगे हैं यहाँ पर? आज स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के लोग, बंगाल के लोग और बिहार के भी लोग यहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं। बी हाइव्स खरीदते हैं, पहले हम लोगों ने खरीदा, अब वो लोग खरीदते हैं। राजस्थान के लोग खरीद के ले जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ से महाराष्ट्र के लोग ले जाते हैं, जो अनार की खेती में अभी आप बाजार में देखे होंगे, बड़े बड़े अनार आते हैं लाल लाल। बिल्कुल। जहाँ भी अनार की खेती होती है, वो बाग लगे हैं, सब जगह मधुमक्खियों को रखा जाता है पोलिनेशन के लिए। तो महाराष्ट्र के लोग मुरैना जिला से बहुत ज्यादा मधुमक्खी को लेकर के जाते हैं। मतलब मधुमक्खी पालन से शहद भी बनता है, किसान को एक अतिरिक्त आमदनी भी होती है, साथ ही फसल के सुधार के लिए, उन्नत नस्ल के लिए भी ये काम करती हैं मधुमक्खियां पॉलिनेशन के माध्यम से। जी हाँ, किसानों का सबसे खास मित्र बोला गया है मधुमक्खी को।
इस समय आपको क्या लगता है कि कितने लोग इस पूरी मुहिम से लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ केवल मैं मुरैना से सबलगढ़ वाली रोड की बात करेंगे तो 805 लोग बी कीपर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने अम्बा, दिल्ली, खोरसा, सिंगोनिया में लगभग 250 से 300 बी कीपर तैयार कर रखा है। तो पूरे मुरैना जिला में मुझे लगता है कि 1100-1200 करीबन बी कीपर होंगे। और इससे अतिरिक्त रोजगार भी लोगों को मिला होगा, जो खाली समय है वो अपना वो इसमें दे सकते हैं। जी हाँ, हम जब बी कीपिंग की बात करते हैं, एक एपेरी की बात करते हैं और 50 बॉक्स की एपेरी, एपेरी मतलब जो मधु वाटिका, जहाँ हम बॉक्स रखते हैं वो मधु वाटिका होता है। तो उसमें 3 लोग काम करते हैं। हर बी कीपर 1-2 लोगों को, अतिरिक्त लोगों को रोजगार देता है। और वो लोग बाहर के भी होते हैं, जो बिहार के, बंगाल के, झारखंड के, उड़ीसा के और लोकल के भी लोग होते हैं। तो अगर हम 1100 की बात कर रहे हैं तो ये रोजगार की संख्या अगर इसमें आप देखेंगे तो 5000 से ऊपर होगा। बिल्कुल। खास करके महिलाएं भी इसमें सहयोग करती हैं। जब मधुमक्खी पुरुष वर्ग निकाल करके ले आता है तो घर में उसको फिल्टर करना, मोम बनाना, जो अतिरिक्त छत्ते से मोम निकलता है उस मोम को प्रशोधन करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। कच्चा मोम होता है, उसको शोधित करके उसको प्योर मोम बनाया जाता है। जी जी हाँ, इंडस्ट्रियल उपयोग में आ सके। हाँ, और इंडस्ट्रियल उपयोग के साथ साथ उसमें एक चीज होता है कि जब हम मधुमक्खी को फाउंडेशन सीट देते हैं छत्ता बनाने के लिए, तो वो जो अतिरिक्त मोम आता है उससे हम और छत्ते का फाउंडेशन तैयार करते हैं और फ्रेम में लगा करके दे देते हैं। एक छत्ता हमारा 1 साल 1.5 साल काम करता है, उसके बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं। तो फाउंडेशन सीट बनाते हैं और जो महिलाओं का कॉस्मेटिक यूज होता है उसमें थ्रेड पॉलिश में कार पॉलिश, ये सब मोम से ही तैयार होता है, प्योर मोम से। और खास करके चंबल एरिया का जो मोम है ये गुणवत्ता में सर्वोत्तम है। ये यहाँ का मोम अमेरिका तक गया है। 2 टन हम लोगों ने डोमेस्टिक सप्लाई किया था एक्सपोर्ट के लिए और उसका रिपोर्ट और जगह से अच्छा आया है। अच्छा, किसी खास जगह का वेजिटेशन जो है वो भी क्या शहद की क्वालिटी सुधारता या बिगाड़ता है? फ्लोरा फौना कहीं कहीं का जो है वो क्या शहद की क्वालिटी पर असर डालता है? हाँ, जैसे मस्टर्ड का जब हनी आप देखेंगी तो वो घी जैसा होगा एकदम, जैसे घी क्रिस्टलाइज होता है ना, वैसे घी जैसा होगा और सफेद। और जब उसको लिक्विड बनाएंगी आप तो वो हल्का गोल्डन कलर का हो जाता है। वही जब बरसीम का सीजन आता है, बरसीम और शीशम 15 मार्च के बाद और 15 अप्रैल तक ये आ जाता है। तो ये नेचर के द्वारा ही मॉइस्चर इसमें बहुत कम रहता है और इसको सीधे आप कॉटन क्लॉथ में फिल्टर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अलग से मॉइस्चर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशल ग्रेड हनी होता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अजवाइन का हनी जब निकलता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें अजवाइन का खुशबू आता है, फ्लेवर होता है। धनिया का है तो थोड़ा सा धनिया की खुशबू उसमें होती है। क्या बात है, मतलब ये नेचुरल फ्लेवर्स जो है वो अपने आप को प्रोसेसिंग जो ईश्वर की दी हुई प्रोसेसिंग है उसके थ्रू चला आता है। ये अलग से प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अजवाइन का हनी खा करके आप कर सकते हैं, इसमें तो अजवाइन है। जैसे धनिया का हनी खा करके आप कर सकते हैं, जिसमें धनिया है। यूकेलिप्टस में थोड़ा सा आपको मिंट का स्वाद आएगा। ये नेचुरल स्वाद उसमें आप ले सकते हैं। ये जो शहद तैयार किया जाता है ये किसान मार्केटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि किसानों के पास उत्पादन की तो तकनीकें हैं लेकिन मार्केटिंग में अक्सर हिंदुस्तान का किसान जो है वो कमजोर पड़ जाता है, तो इसे बेचने की क्या प्रक्रिया है? पूरे इंडिया को अगर हम लेकर के चलें तो डोमेस्टिक मार्केट हनी का मात्र 20% है। यहाँ लोग पूजा में यूज करते हैं, दवा में यूज करते हैं। बहुत ही कम वर्ग के लोग हैं जो इसको खाने में यूज करते हैं, जबकि ये शहद एक कंप्लीट फूड है। विदेशों में इसको सभी लोगों के डाइनिंग टेबल पे आप हनी, जैसे अचार अपने यहाँ होता है वैसे सबके डाइनिंग हॉल पे आपको हनी का जार मिल जाएगा। बी कीपर कुछ तो लोकल लेवल पे बेचता है बहुत कम मात्रा में, जो मिडिल मैन है, जो एक्सपोर्टर हैं, वो ज्यादातर इसको लेके जाते हैं और विदेश में, गल्फ में, अमेरिका में, यूरोप में
ये एक्सपोर्ट होता है। और हमारे जैसे छोटे छोटे पैकर या KVIC ये जो हम लोग भी उनसे एक्सपोर्टर से भी अच्छा रेट दे करके 2 रुपया 4 रुपया ज्यादा रेट देते हैं हम उनको। रेट को प्रमोट करने का काम करते हैं, हम लोग भी लेते हैं और उसको पैकिंग करके अपने ब्रांड से, गवर्नमेंट के ब्रांड से निकालते हैं। तो मार्केटिंग का सपोर्ट हम लोग करते हैं उनको। तो ये एक उनके लिए सुविधा है कि उनको मार्केट खोजने कहीं बाहर नहीं जाना है, अच्छे दाम पर उनको मार्केट अपने आसपास ही मिल जाता है। जो ये शहद निकलता है, इसकी औषधीय वैल्यू और डाइटरी वैल्यू क्या है? थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए कि जिससे शहद के कंजम्पशन पे, शहद के उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, एक वयस्क व्यक्ति के लिए पूरे दिन में 50 ग्राम हनी बहुत ही अच्छा है, ये खुराक है उसका। और शहद को कभी भी डायरेक्ट हनी नहीं खा सकते हैं, या तो वो पानी के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए। ज्यादा शहद खाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। ये आयुर्वेद में भी लिखा है कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को 50 ग्राम हनी खाएं तो उसको जो भी सप्लीमेंट्री फूड होता है, जो कमी रहती है उसमें, वो उसको पूर्ति कर देता है। और बच्चों को 35 ग्राम तक दिया जा सकता है। मतलब कुपोषण की समस्या नहीं होगी यदि शहद हम 35 से 50 ग्राम शहद रोज खा रहे हैं तो? जी हाँ। अब देखिए, शहद का गुण ऐसा है कि अगर आप गुनगुने पानी में या गुनगुने दूध में लेंगे तो ये आपका फैट को काटेगा। अगर इसको ठंडे दूध में लें सोते वक्त, या ठंडे पानी के साथ लें, शिकंजी बना के पीजिए। अगर वजन कम है तो वजन बढ़ाएगा, केले के साथ लीजिए वजन बढ़ाएगा। तो हनी दोनों काम करता है। नींबू के साथ लेंगे तो वो फैट को काटता है। यूनाइटेड नेशंस ने माना है कि कीट जो है हमारी दुनिया से कम हो रहे हैं, कीटों के संरक्षण की बात की जा रही है। मधुमक्खियों पर भी क्या किसी तरह का संकट है उनके अस्तित्व पर? जी हाँ। अब मधुमक्खियों को आकार को लेकर के मैं सबसे पहले चल रहा हूँ। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो मधुमक्खियों का आकार कुछ अलग था। और चंबल रीजन में खेती में ये लोग पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ। पेस्टिसाइड की वजह से मधुमक्खियों के आकार थोड़े छोटे होने लगे। इनका जो 90 दिन का लाइफ साइकिल था ये 70 दिन का हो गया है। पहले जो जंगलों में हम देखते थे बी हाइव, एपिस डोर्साटा का, जंगली भंवर मधुमक्खी का, एक मधुमक्खी के छत्ते से हम लोगों ने जब शुरुआत किया था तो 20 से 25 किलो तक का हनी ले लेते थे। और आज के टाइम में मैक्सिमम 7 से 8 किलो हनी आता है। और मधुमक्खियों की जनसंख्या पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जिस पेड़ पे मधुमक्खियां 30 से 35 छत्ते लगाती थी, वहाँ 2 से 3 में सिमट कर रह गई हैं। ये अगर इसको नहीं रोका गया तो मैंने सुना है और पढ़ा है कि आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मधुमक्खियां पूरे संसार से हट जाएं तो मानव का जीवन काल 4 साल में समाप्त हो जाएगा। पॉलिनेशन नहीं होगा, फसलें नहीं पैदा होंगी। पॉलिनेशन नहीं होगा, जी हाँ। और सब कीट परागण में सबसे ज्यादा सहयोग मधुमक्खी का होता है। अब देखिए इसका नाम, जी हाँ जी। नाम के बारे में बता रहे थे आप। इसको हम लोग अंग्रेजी में बी बोलते हैं और बी से बीजी होता है। आपने सुना होगा बी से। तो हमेशा व्यस्त रहने वाली ये कीट है। रात को भी ये सोती है, जब अपने छत्ते में रहती है तो उनका काम बटा हुआ है कि पूरे कॉलोनी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहे, तो अपने पंख के द्वारा, हवा के द्वारा और उसको पूरे टेम्परेचर को एक जैसे मेंटेन, एक लेवल पे मेंटेन करके रखती है कि उसका लार्वा प्यूपा सही तरीके से उसमें वृद्धि हो सके। ये जो कोरोना काल था, लॉकडाउन लगा, इसमें क्या बी कीपर्स को कुछ नुकसान हुआ है? जी हाँ, मैं इस साल लॉकडाउन का जो टाइम था, सीधे सीधे होली के बाद लॉकडाउन हो गया। वो टाइम था बरसी से हनी निकालने का। और लॉकडाउन ऐसा लगा, सडनली वो लॉकडाउन हुआ तो जो बी कीपर जहाँ था, फील्ड में है, खेतों में है, उसको वहीं रुकना पड़ा। बी कीपर को तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन मधुमक्खियां उस समय शहद निकाल करके, गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो दूसरे जगहों में, यूपी में उसका माइग्रेशन कराते हैं। सारा रोड बंद था, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, लेबर नहीं मिली लोगों को। जो हनी निकालने के लिए हम गाड़ी मंगाते, हनी को निकाल करके दूसरी जगह ले जाने के लिए, या जिस दिन जब हम हनी निकालते हैं तो अतिरिक्त आदमी की जरूरत होती है।
वो सब बहुत मुश्किल से मिले। जहाँ हमें 1 क्विंटल हनी निकलना था, वहाँ 30 किलो के करीबन मतलब 70% हनी नहीं निकल पाया ओहो। फील्ड से। और माइग्रेशन हमारा 1.5 महीना लेट हुआ है यहाँ का माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए कोई सरकार के तरफ से उस समय कोई नियम नहीं बनाया गया था। फिर हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री के सलाहकार समिति में है देवव्रत शर्मा जी, बी बोर्ड के हैं, तो उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि बात करिए और सारे जिले में कम से कम मधुमक्खी पालक को तो पास मिलना चाहिए कि वो दूसरे स्टेट में जा सके अपना ट्रक लेकर के। ट्रक को भी पास मिलना चाहिए, ड्राइवर को मिलना चाहिए, बी कीपर और उसके सहयोगी को भी मिलना चाहिए। इन लोगों ने बात किया और जब हम लोगों ने बात किया तो 24 घंटे के अंदर वो सारी व्यवस्था हो गई। ये माइग्रेशन नहीं होने का क्या नुकसान था? गर्मी में एक तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, अप्रैल के महीने में तो उतना टेम्परेचर मधुमक्खी झेल नहीं पाती है। पानी की कमी हो जाती है। हनी का जो हार्वेस्टिंग जितना करना चाहिए था, जिस परसेंटेज में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और साथ साथ वो एक समय होता है जो मस्टर्ड का हनी होता है, धनिया का हनी होता है, बरसीन का हनी होता है, ये तीनों हनी को एक साथ बेचने का वो टाइम होता है। मार्केट पूरे तरीके से बंद हो गया, एक्सपोर्ट भी सारे जितने ऑर्डर थे सारे कैंसिल हो गए। तो मधुमक्खी पालक जितने थे एक तो आर्थिक रूप से परेशान हो गए। मधुमक्खियों में अगर कहीं हम नहीं ले जाते हैं, फ्लोरा नहीं होता है, तो उनको शुगर फीडिंग देना होता है उनको जिंदा रहने के लिए अलग से। और अलग से अगर शुगर फीडिंग नहीं देंगे तो वो मक्खियाँ मर जाएंगी अगर उनको नेक्टर नहीं मिलेगा तो। मतलब उनको ये कृत्रिम भोजन उनको प्रदान करना पड़ता है। जी हाँ, जो शुगर सिरप के रूप में होता है, शक्कर ले आते हैं, उसका घोल बना करके हम हर मधुमक्खी के छत्ते में फीडिंग कराते हैं उसको। और कृत्रिम तरीके से उनको पोलन भी देना पड़ता है, बेसन का, आटा का, इस तरीके से व्यवस्था करके देना पड़ता है। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि बीकीपर अगर घर आ गया है तो फील्ड में नहीं जा पाया, फिर अपने एपेरी में नहीं जा पाया, और एपेरी में है तो घर नहीं आ पाया। हाँ, घर नहीं आ पाया, बाजार खुला नहीं है, शक्कर नहीं ला पाया, मधुमक्खी को टाइम से फीडिंग नहीं दे पाया, तो मधुमक्खियों का भी बहुत ज्यादा हानि हुआ। बहुत संख्या में मधुमक्खियां खत्म हो गई थी उस समय। आगे आप इसका भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, अभी 1 नंबर पे चाइना था, अभी एक्सपोर्ट की बात करें तो, हनी के एक्सपोर्ट में, और हम लोगों का 8वां स्थान है विश्व में, इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हनी के लिए मधुमक्खी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। हनी मिशन करके एक कार्यक्रम चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत से पुराने बीकीपर, नए बीकीपर जुड़े हुए हैं। और इस साल गवर्नमेंट के सहयोग से अगर मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट खुल जाता है तो मुझे लगता है कि सारे बीकीपर जो पिछले लॉकडाउन में जो उनको हानि हुआ है वो उनको घाटा पूरा हो सकता है। जी। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि ये सब चीजें जल्दी खत्म हो और बी कीपर्स का घाटा पूरा हो, और जो मधुमक्खियों का नुकसान हुआ है, कीटों का नुकसान हुआ है, बी हाइव्स उनके कम हो गए होंगे निश्चित तौर पर, मधुमक्खियां अगर कम हुई हैं तो वो सब कुछ दोबारा मेंटेन हो पाए, और हमारा जो ये क्षेत्र है मुरैना और चंबल के आसपास का जितना भी इलाका है वो विश्व में अपनी नई पहचान बनाए। अगर जितने लोग भी शहद के बारे में अगर जानते हैं, वह बाजार में है, इसके बाजार में, तो मुरैना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी। खास करके मुरैना का मस्टर्ड हनी एक अपना एक ब्रांड बना चुका है। जी। और मैं जब अपना ब्रांड का नाम लेता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ कि चंबल हनी हमारा, चंबल प्योर हनी करके ब्रांड है हमारा, तो लोग कहते हैं अरे चंबल का हनी। तो एक सकारात्मक यहाँ का पहचान बदलने में कामयाब हुआ है ये मिशन जो पूरा है। कहाँ चंबल बागियों के लिए जाना जाता था और अब शहद के लिए जाना जाता है, और इस पूरे अभियान के लिए हम साधुवाद देते हैं आपको और आपके साथ जितने भी बी कीपर्स हैं उनको। जितने भी प्रयास आप लोगों ने किए हैं सार्थक हैं, सल्यूट है आप सबको, इतने लोगों को रोजगार देने के लिए और इस क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी आपका, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे प्रफुल्ल श्रीवास्तव। श्रोताओं, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने मुरैना क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।
यहाँ तक कि मधुमक्खियों के जीवन को बचाने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रफुल्ल जी ने अभी अपनी बातचीत में ये बात बताई है। फिर भी मधुमक्खी पालकों का हौसला टूटा नहीं है। शहद उत्पादन ने इन्हें एक अतिरिक्त आय दी, जिसकी वजह से इनका जीवन स्तर सुधरा है। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, बाजार सामान्य होगा, शहद के संचित भंडार के निर्यात से इन किसानों का घाटा पूरा हो सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मधुमक्खी पालकों की बात को जानने के लिए हमने बात की मधुमक्खी पालक कृषक श्री राम अवतार त्यागी जी से, जो मधुमक्खी पालन से इस क्रांति की शुरुआत से ही जुड़े हैं। आइए राम अवतार त्यागी जी से की गई ये बातचीत सुनते हैं। राम अवतार त्यागी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आप बी कीपर हैं, यानी मधुमक्खी पालक हैं। कितने बी हाइव्स आपके पास हैं, कितने बॉक्सेस आपके पास हैं इस समय? वर्तमान में मेरे पास 1000 बॉक्स। और इन सभी बॉक्सेस को संभालने के लिए आपके पास कुछ लोग एक्स्ट्रा रखे हुए हैं आपने? जी जी जी। कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? मेरे पास इस समय 4-5 बंदे हैं। राम अवतार जी, यहाँ एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले से आप खेती करते रहे और बाद में आपने बी कीपिंग करना शुरू किया, मधुमक्खी पालन करना शुरू किया, ये दोनों एक साथ संभव हो पाते हैं? ये एक खेती किसानी से मिला हुआ ही धंधा है, किसानों के लिए सूटेबल धंधा है। कैसे? ये मधुमक्खी का जो धंधा है ना, वो किसानों से जुड़ा हुआ धंधा है। क्योंकि जो मधुमक्खी लगाना है बॉक्स तो किसानों के खेतों के पास ही लगाना है। तो काम तो वही है किसानों का, और मधुमक्खी पालक का स्वयं एक ही काम है। मतलब जैसे आप पशुपालन करते हैं और उसका जो वेस्ट है वो खेती में काम आता है, उसका पशुधन का भी इस्तेमाल खेती में होता है, वैसे ही मधुमक्खी भी आपका साथ साथ में चलता रहता है। जी 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 जी। और मधुमक्खी पालन आपने कब से शुरू किया? 99 से स्टार्ट किया था मैंने। और अब आपने 1000 बक्से अपने बना लिए। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 4 भाई हैं। और सब साथ में रहते हैं? हाँ, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने के बाद खेती में किसी तरह की वृद्धि हुई? आपकी फसल जितनी पहले पैदा होती थी उससे ज्यादा कुछ हुआ? हाँ, फायदा हुआ उससे। एक तो मधुमक्खी से खेती में पॉलिनेशन होता है। दूसरी बात, जीवन जीने का तरीका जो सीखना है वो मधुमक्खी से सीखना है। कैसे? जो डिब्बे में जितनी मधुमक्खी होती है ना, हाँ? उनका जो काम होता है, रिटर्न काम होता है, उनका तौर तरीका होता है, वो लगातार काम करते रहता है। जो जिस व्यक्ति को काम बांट दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है ना, हाँ? वो अपना सुचारू रूप से जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए मधुमक्खी पालन से सीखना जरूरी है। मतलब जिसका जो काम है वो लगातार करता रहेगा। हाँ जी जी। तो जीवन में मिठास घुलेगी। जी 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 जी, कितनी बड़ी बात आपने कही है ये। तो आपके जो बच्चे हैं उन्होंने क्या इस काम को अपनाया? अभी बच्चे तो हमारे पढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पढ़ लिख के वो नौकरी तलाशने लगेंगे, गांव से बाहर जाना चाहेंगे? नहीं जाएंगे, वो इसी धंधे में आएंगे। अच्छा, क्योंकि किसान का बेटा यदि उन्नत कृषि करने के लिए वापस गांव में आता है तभी हम खेती किसानी को लाभ का धंधा बना पाएंगे। जी जी। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ आपके बच्चे? एक बच्चा BE कर रहा है और एक बच्चा M.Tech कर रहा है। अरे वाह, तकनीकी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं आपके बच्चे। हाँ। बच्चे खुद चाहते हैं कि वो किसानी के काम में लगे या बच्चे कुछ और चाहते हैं? जब वो कॉलेज से छुट्टी मिलती है तो वो अपने आगे खेती पे ही काम करते हैं। किसान अब ज्यादातर रासायनिक चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है, ज्यादातर वो जैविक की तरफ मुड़ के आ रहा है अब। ऐसा लेकिन क्यों हो रहा है? भाई, रासायनिक चीजें जो अपन जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं आ रही फसल की, जैविक से गुणवत्ता अच्छी आ रही है। मतलब जैविक की तरफ किसान वापस लौट रहा है? वापस लौट रहा है। रासायनिक खेती और जैविक खेती की लागत में कोई अंतर है? नहीं, लागत में कोई अंतर नहीं है। असल बात यह है कि किसान को थोड़ी जैविक खेती में मेहनत करनी पड़ती है और रासायनिक खेती में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब उसको जैविक उत्पाद खुद बनाने पड़ते हैं, रासायनिक उत्पाद बने बनाए बाजार से मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। थोड़ी मेहनत है। लेकिन मेहनत से उसको मार्जिन अच्छा है। राम अवतार जी, हम उम्मीद करते हैं कि किसान वापस अपनी वो स्थिति, वो महत्व प्राप्त कर पाएंगे और कृषि को लाभ का धंधा बना के अपने जीवन स्तर को सुधार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। जी मैम, नमस्कार। ये थे राम अवतार त्यागी। श्रोता साथियों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले बस 2 लाइनें। शहद जीने का मिला करता है
थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए जी नहीं थोड़ा करते। तो हम तो अब जा रहे हैं, मायूस मत होइएगा, हौसला बनाए रखिएगा, हौसले की अगली डोज कल मिलेगी। और हाँ, जीवन से शहद बटोरते रहिएगा, मिठास बटोरते रहिएगा। और अब अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम मन में है विश्वास।